Hi, sir. First of all, good afternoon. Thank you for so many sessions. I have been listening to you for a long while. So, finance related, if I ask you, like, let's say, assume yourself you're 25-year-old and you're advising yourself. तो what one financial advice you would say कि आपको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए because अभी के ज़माने में कुछ लोग ट्रिलियनर्स भी बन रहे हैं like Elon Musk. बट एक नॉर्मल इंसान जिसकी इतनी ज़्यादा भी एस्पिरेशंस नहीं है बट एक मिलियनेयर बनना चाह रहा है, एक वांट हैव अ कंफर्टेबल लाइफ एंड उसकी डिसेंट सेविंग्स भी हैं अभी. जैसे आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स फॉर द लास्ट 10 years, so I have a decent amount अभी. So what one financial thing like one should not do and what you would advise yourself, like अगर आप 25 साल के होते कि यार मुझे ये नहीं करनी चाहिए, आपकी एक डिसेंट जॉब है एंड यू आर हैप्पी इन दैट जॉब एंड आपके पास पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, यू आर इन्वेस्टिंग दैट, सो व्हाट वन फाइनेंशियल एडवाइस दैट यू वुड से कि आपको नहीं करनी चाहिए जो कि दैट कैन हैव अ पोटेंशियल ऑफ इरोडिंग अ लॉट ऑफ योर मेहनत एंड हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन टू गेट टू दैट लेवल. अगर मैं खुद को आज से एग्जैक्टली 20 साल पीछे ले जाता हूँ, यानी 25 साल का हूँ मैं, अब मेरे को खुद को एक एडवाइस देनी है, तो वो एडवाइस ये होगी आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि जो सब कर रहे हैं वो बिल्कुल मत करो. अभी आपने कहा कि मेरा सारा जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स में है, यू मे बी इन्वेस्टिंग थ्रू SIPs या फिर लमसम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या ये सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपके आसपास में? ये सब कर रहे हैं. तो मेरी एडवाइस क्या है खुद को, ये मत करो. ओके. ये फंडे पिछले 10-20 साल, 30 साल में, 40 साल में बहुत सही थे. अगर आप स्पेसिफिकली हमारी कंट्री की बात करते हो जहां पर अभी हम बैठे हैं, यानी कि इंडिया, बट आने वाले 10-20 साल में दिस मे और मे नॉट वर्क. तो मैं क्या अपने आप को खुद को सलाह दे रहा हूं? क्वेश्चन करो. अब आई अंडरस्टैंड कि अगर मैं 25 साल का हूं और मैं अगर खुद को ही ये सलाह दे रहा हूं तो मेरे लिए भी ये मानना बड़ा मुश्किल होगा इस टाइम पे, जो बात मैं मानता आ रहा हूं पिछले इतने सालों से और करता आ रहा हूं और सब कर रहे हैं और सब कह रहे हैं, उससे अलग एकदम से कोई आ करके ये बात कह रहा है, तो मेरे लिए भी इसको एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल होगा. बट आई लिसन टू दैट पर्सन बिकॉज दैट इज मी. कोई और होता तो मैं एक बार को डाउट कर लेता. तो मैं सुनूंगा आराम से, ठंडे दिमाग से, और समझने की कोशिश करूंगा कि अच्छा अगर ये नहीं करना तो क्या करना है. मैं उससे पूछूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो ना बताए. मैं अपने आप से पूछूंगा कि अगर ये नहीं करना तो क्या करना है और ये क्यों नहीं करना है. समझने की कोशिश करूंगा. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस. अगर आज से कुछ साल पीछे आप चले जाओ और मेरी वीडियोस देखोगे तो मैं भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था, लेकिन मैंने क्वेश्चन किया एंड माई होल थिंकिंग, माई होल लाइफ, माई होल थॉट प्रोसेस, माई होल स्ट्रैटेजी टर्न्ड अपसाइड डाउन पिछले 1 साल में, क्योंकि मैंने कुछ इतना इंटरेस्टिंग डिस्कवर किया विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल थिंक. इनफैक्ट वो किसी को समझ ही नहीं आने वाला, उससे रिलेटेड कहीं कोई एक्सपर्ट्स है ही नहीं. बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई एंशिएंट विजडम है, उसको कहीं गाड़ दिया गया है, वो किसी के पास में है ही नहीं. तो उसमें एक्सपर्ट तो छोड़ो, किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है. तो यू हैव टू डिग वेरी डीप इनटू इट. क्लैरिटी का मतलब 2 चीजें हैं लाइफ में, क्या करना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है. अगर दोनों चीज आपको क्लियर है, इसको बोलते हैं ऐसा माइंड जो पूरी तरह से फोकस्ड है, पूरी तरह से अनशेकेबल है, अनस्टॉपेबल है, उसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती. एक बार समझ आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अच्छे से समझ आ जाए. बट आप लोग क्या गलती करते हो, कभी ये समझते ही नहीं हो. आप सीधा सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हो कि भाई साहब ये सब बातें छोड़ो, इसमें तो बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप बता दो ना सर क्या करना है, आपको तो पता है ना, आप बता दो. ऐसे आप मेरे से पूछोगे और मेरे ऐसे जाकर के 10 लोगों से पूछोगे और कंफ्यूज होकर के बैठ जाओगे. और ये भी मैं देख चुका हूं, इट डजंट वर्क. ये जो सेकेंड हैंड नॉलेज होती है ना, इट डजंट वर्क. मेरी फैमिली में 1 साल पहले मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को जो खास हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बचपन के भाई हैं, दोस्त हैं, उनको मैंने बोला ये जो मैं कह रहा हूं ये कर दो. फिर उनका फोन आया अभी कुछ दिन पहले कि भैया आपने जो कहा था वो तो सच में हो गया. मैंने कहा वो छोड़, तूने किया या नहीं किया? हाँ किया था. मैंने कहा कितना किया? जो उसका टोटल पोर्टफोलियो उसका 1%. क्यों? ये दुनिया ऐसी है कि हमको किसी पे विश्वास ही नहीं है. इतने थपेड़े पड़ चुके हैं आप लोगों को जिंदगी में कि आपको लगता है सारे ही चोर हैं. एंड नाउ दे आर लाइक अब क्या करें. मैं कहा अब तुम फिगर आउट करो क्या करें. करना तो वैसे भी तुमको वही है जो तुम्हें करना है, तुमने कौन सा मेरी सुननी है. तो इट डजंट वर्क एंड यू आर ऑल सेकंड हैंड पीपल. कड़वा लगेगा सुनने में लेकिन सच है.
अपना ओरिजिनल क्या है अंदर? कुछ भी नहीं। क्या रिसर्च करी, क्या डिस्कवर किया? कुछ भी नहीं। बस कहीं से जो लोग बोल रहे हैं उसकी खिचड़ी सी बनी हुई है अंदर, और वही टेप रिकॉर्डर की तरह हम सब बोलते चले जा रहे हैं और सब एक जैसा बोलेंगे, अलग कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं अपने आप को, आपको नहीं, ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इससे थोड़ा सा बच करके रहो, थोड़ा सा दूर रहो। ये सब अभी इसमें पैसा डाल रहे हैं। अभी पिछले साल दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2025 में, हाईएस्ट एवर एसआईपी इनफ्लोज इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है? जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, वो अपना पैसा डालती ही चली जा रही है आंख बंद करके, और जो एक्चुअल में स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको पैसा डालना चाहिए, वो सब बाहर निकाल रहे हैं। एफपीआईज, एफआईआईज, वीसीज, प्राइवेट इक्विटीज, यहां तक कि फाउंडर्स, सब अपना पैसा बाहर खींच रहे हैं मार्केट में से। पैसा कौन डाल रहा है? आप लोग। क्यों? क्योंकि तो ऊपर ही जाता है ना। पूरी दुनिया में ऐसे ही तो हुआ है ना, पास में ऐसे ही तो हुआ है ना। देख लो पास का रिकॉर्ड, पिछले 10 साल का, 20 साल का, तो आगे भी तो ऐसे ही होने वाला है। ये तो सेफ है ना, ये तो सही है ना। एक ऐड इतनी बार देख ली कि दिमाग में बैठ गया। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, तो म्यूचुअल फंड सही है। तो जब सही है तो करते रहो। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो पूरी दुनिया कर रही है वो मत करो। तो क्या हुआ? आप अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठे हुए थे, आपको एक जोर का झटका लग गया। क्या आप में से कोई है जो ये देख पा रहा है जो बात मैं बोल रहा हूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इस वक्त आंख बंद करके पैसा क्यों नहीं डालना चाहिए? अपना दिमाग क्यों लगाना चाहिए? क्या कोई प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन स्टॉक मार्केट में आप लोगों को नजर आ रही है गोइंग फॉरवर्ड? सर मुझे लगता है ये डिमांड और सप्लाई का ही है सारा चीज़। जितने हम म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में पहुंच रहा है। तो इरिस्पेक्टिव कंपनी कैसा कर रही है, बस क्योंकि उसकी हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे सिप के थ्रू उसमें लग रहा है, तो पैसा वैल्यूएशन ऊपर जा रहा है। अल्टीमेटली ग्रो कंपनी के अंदर नहीं है। हमारी जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है उसको आप देखोगे कि कितने सारे लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, जो FIAs वगैरह हैं वो कुछ देख के ही लेके जा रहे हैं। हम जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट को उठा रखा है। अब NPS वगैरह देखो, सबका पैसा अल्टीमेटली जा उसी में ही रहा है। तो ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा। इट इज़ जस्ट कि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए वो उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो मार्केट में, उस चीज़ की जो एक्चुअल में वर्थ है, मान लो 100 रुपए की है, तो किस दुकान से खरीदनी चाहिए? जो वो 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए में बेच रहा है, या वो 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेच रहा है? अगर क्वालिटी सेम है तो 50 रुपए में। तो मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये क्यों नहीं देखते? जैसे एक प्रोडक्ट की एक वैल्यू होती है, ऐसे स्टॉक मार्केट की एक वैल्यू होती है, एक हिस्टोरिकल वैल्यू होती है। उसके अकॉर्डिंग क्या मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? यू आर सेइंग ओवर वैल्यूड, फिर भी पैसा क्यों डाल रहे हो? अगर कहीं मार्केट में जाते हो 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए, 100 रुपए छोड़ो 10 रुपए की चीज, तो 10 मिनट लगाते हो, उससे किचकिच करते हो सब्जी वाले से, और अपना 10 लाख रुपए लगा देते हो मार्केट में, बिना ये देखे कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इजंट इट द हाइट ऑफ फूलिशनेस? तो यही तो मैं कह रहा हूं अपने पास सेल्फ को, कि जो सब कर रहे हैं वो मत करो, क्योंकि जो मासेस हैं बाय इट्स वेरी नेचर, जो हर्ड मेंटालिटी है, वो बेवकूफी होते हैं। समझदारी का मतलब क्या है? क्वेश्चन करो। इट मे और मे नॉट बी राइट। और कहते भी तो हैं, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। बट ये तो हम सुनते ही नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी बोल जाते हैं। और वैसे भी हम वही सुनते हैं जो हमारे काम का होता है, या हमारे थॉट प्रोसेस से अलाइंड होता है, या हमारे फायदे का होता है। हमें जैसे ही लगता है कि यार ये हमारे फायदे से अलग कोई बात कर रहा है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे अगर आपने बिटकॉइन में पैसा लगाया हुआ है, जैसे ही मैं उसके अगेंस्ट कुछ बोलूंगा, आप सुनोगे? मतलब ही नहीं। आप उसको डिफेंड करोगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, आप मेरे से लड़ोगे, मेरे से आर्ग्यू करोगे। दिस इज द साइन ऑफ फूलिशनेस। क्योंकि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका जो काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको एंटरटेन करना इज इंटेलिजेंस, इज इट नॉट? जैसे कोई आदमी है, अपने एक थॉट को, अपने बिलीफ को पकड़ करके बैठा है और कह रहे हैं कि इसके लिए मैं लड़ सकता हूं, मर सकता हूं, मार सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। दैट कुड बी रिलीजन, दैट कुड बी एनीथिंग। तो इसमें समझदारी कहां है? देयर मस्ट बी रूम फॉर क्वेश्चनिंग। यही तो एक बंद दिमाग और खुले दिमाग की निशानी है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो एक्चुअल में समझते हैं कि एक प्रोडक्ट की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, यानी स्टॉक मार्केट की इस वक्त एक्चुअल में वैल्यू क्या है, कंपनीज की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, जो समझते हैं वो तो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं।
और जो ना समझ है वो पैसा डालते चले जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट मतलब क्या? कभी पूछते हो अपने आप से, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मतलब क्या? शेयर्स का मतलब क्या? स्टॉक्स का मतलब क्या? शेयर का मतलब होता है, जैसे शेयर, इस वर्ड को अगर आप समझोगे तो एक कंपनी में, एक बिजनेस में आपको शेयर मिल गया है, यानी कि ओनरशिप मिल गई है, यानी आप एक बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट खरीद रहे हो। तो क्या आपको देखना नहीं चाहिए कि जिस बिजनेस को आप खरीद रहे हो उसकी एक्चुअल में वर्थ कितनी है, उससे आपको महंगा मिल रहा है अभी या सस्ता मिल रहा है, और क्या वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग बढ़ेगा या कम होगा? ऐसे सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? बट वी नेवर थिंक लाइक दिस। हम तो भीड़ बकरियों की तरह, बस किसी ने बोल दिया आकर के कि ये सब सही होता है तो बस लगाए चले जा रहे हैं पैसा, पागलों की तरह। देख ही नहीं रहे इन सब चीजों को, समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी की एक्चुअल में हालत क्या है वो तो हम में से किसी को पता ही नहीं है, और मजे की बात, आपसे अच्छे तरीके से और किसी को नहीं पता है, फिर भी देख करके आप नहीं देख पा रहे। मुझे यह बताओ, आप लोग जो यहां पर बैठे हो, क्या आपकी कमाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है या खर्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सेविंग्स कम हो रही है? और वो खर्चे भी हम बढ़ा रहे हैं डेट को यूज करके, या तो गाड़ी लेनी है, घर लेना है, ईएमआई पे ले लिया। सेविंग्स नहीं बढ़ रही है, कमाई नहीं बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। दिस इज द रियल स्टेट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर, जिसके ऊपर यह डिपेंड करता है कि बिजनेसेस चलेंगे या फेल होंगे फ्यूचर में, कि कंज्यूमर की क्या हालत है, पब्लिक की क्या हालत है। क्या जॉब्स बहुत ज्यादा है मार्केट में और काम करने वाले लोग बहुत कम है? एक वैकेंसी के लिए हजारों लोग आ रहे हैं अप्लाई करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। डेटा सब आपके सामने है, बस आंखें बंद है। पियोन के लिए एक गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उसमें ऐसे ऐसे लोग अप्लाई करते हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी करी हुई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि जॉब्स क्रिएट कैसे होती है? जब पैसा इन्वेस्ट होता है। किसका पैसा? या तो गवर्नमेंट का, जिसको पब्लिक मनी बोलते हैं, या बिजनेसेस का, जिसको प्राइवेट मनी बोलते हैं। कहां हो रही है इन्वेस्टमेंट्स? बट इस सब के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में पिछले कुछ सालों में, या फिर फ्रीबीज में पैसा जा रहा है? तो क्या ये अच्छा है लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए या बुरा है? वो पैसा कहां जाना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजनेसेस को चाहिए आगे स्केल करने के लिए, बट उसमें तो पैसा जा ही नहीं रहा है। पैसा कहां जा रहा है? वोट बैंक को बढ़ाने में। वो कैसे बढ़ता है? तरह तरह की फ्रीबीज। एक डेवलप्ड इकोनॉमी ये करे, समझ आता है। हमारे ऐसी कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी, वहां पे अगर ये हो रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। और ये पैसा आपको समझ आए या ना आए, ये आपका है, गवर्नमेंट का नहीं है। ये पैसा आपका है, हमारा है, जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस के थ्रू। तो हमारा पैसा जो लगना चाहिए हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए, या जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उस कंपनी के लिए ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए, कभी देखा है ग्लोबली कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में इंडिया कहां स्टैंड करता है ग्लोबली? क्या टॉप पर है? अच्छा, सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, टॉप 5 में तो होगा, टॉप 10 में तो होगा। तो मतलब बिजनेस करना एक्चुअल में इंडिया में बहुत मुश्किल है। हां, अगर आपके सरनेम के आगे ए लगा हुआ है तो बात अलग है, तब तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये रियलिटी है। एंड टेल मी वन बिजनेस इन इंडिया, वन, जो अगर कल बंद हो जाता है तो इस पूरी दुनिया को कोई फर्क पड़ने वाला है। जैसे अगर कल गूगल बंद हो जाता है, यूट्यूब बंद हो जाता है, इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, व्हाट्सएप बंद हो जाता है, तो आप लोगों की लाइफ कैसी होगी? लगाओ दिमाग। ये बात हो गई सॉफ्टवेयर्स की, अब हार्डवेयर की बात करते हैं। कल मोबाइल फोन्स, जो कि या तो बाहर से आ रहे हैं या बाहर से आकर के इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, वो आने बंद हो जाते हैं, और आपका जो मोबाइल फोन है वो पुराना तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद में नया है ही नहीं। देयर इज नो मोबाइल फोन, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? या अगर होगा भी आपके हाथ में कोई मोबाइल फोन आने वाले 2-3 साल बाद, तो वो होगा जैसा 10 साल पहले चलता था। बट जो अपडेटेड पूरी दुनिया में चल रहा है वो बाहर से आ रहा है, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में हम डिपेंड है पूरी दुनिया पे, सॉफ्टवेयर में हम डिपेंड है। तो इंडिया के पास में क्या एडवांटेज था पिछले कुछ सालों में? क्यों इंडिया में लोग इतना पैसा लगा रहे थे? जितने भी इन्वेस्टर्स थे या जो भी लोग थे वो क्यों लगा रहे थे? ग्रोइंग
काम की हो तो, अदरवाइज इट इज अ लाइबिलिटी। अगर आपके घर में 10 लोग हैं परिवार में और सारे काम कर रहे हैं तो सब एसेट है। हाँ, परिवार में तो 10 लोग हैं, काम एक आदमी कर रहा है, तो क्या वो लाइबिलिटी नहीं है? तो इंडिया के पास में क्या एडवांटेज था पिछले 10-20 साल में, 30 साल में? चीप लेबर। व्हेन यू टॉक अबाउट कंज्यूमर मार्केट, दैट इज नॉट एन एडवांटेज। वो एडवांटेज सिर्फ तब है जब उस कंज्यूमर की जेब में पैसा हो। पैसा आता है काम करके। अगर पैसा ही ना हो जेब में तो उस कंज्यूमर मार्केट का करोगे क्या? ये कह लो जितना पैसा है वो सारा दाल चावल में ही चला जाए, तो उस कंज्यूमर मार्केट का करोगे क्या? कंज्यूमर की जेब में पैसा तो होना चाहिए। पैसा कहां से आता है? काम करके। काम कौन सा करेंगे? बिजनेस तो करना यहां पर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसकी रैंकिंग को तो बढ़ा नहीं रहे हैं। करके देखो बिजनेस, पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो बचा क्या ऑप्शन? जॉब। तभी तो लोग इंडिया में सरकारी नौकरी के पीछे इतने पागल हैं। उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, क्योंकि पता है कि सरकार के पास में नोट छापने की मशीन है, प्राइवेट कंपनीज के पास में नहीं है। प्राइवेट कंपनी में क्या है, जब तक आप उस कंपनी को बेनिफिट दे रहे हो, आपकी वजह से उसको फायदा हो रहा है, तब तक आप उस कंपनी में हो, नहीं है तो बाहर हो। तो अब मुझे समझाओ भाई साहब, इंडिया में ये जो चीप लेबर इतना बड़ा एडवांटेज था एक टाइम पर, अब तो और भी बहुत सारी कंट्रीज उठ करके आगे आ गई हैं। आपको क्या लगता है सॉफ्टवेयर कंपनी सिर्फ इंडिया में है और जो डेवलपिंग नेशन है वहां पर नहीं है? क्या वहां पर कंपटीशन नहीं है? और इस एआई की वजह से क्या हुआ है, कितनी सारी चीजें ऑटोमेट हो गई है। वो काम करने के लिए जो लाखों लोग चाहिए थे, आज 100 लोगों की टीम के बेस पर कोई भी कंपनी दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के वही काम उसी लेवल का करके दे सकती है। तो इंडिया के पास में एडवांटेज क्या है? हमारे पास में क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स नहीं थे। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना और इस बात को जाकर के देख लेना। ग्लोबली बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हैं उन कंपनीज के जो रिक्रूट करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किसी को रिक्रूट करते हैं, जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलता है, किसी इंजीनियर को हमने रिक्रूट किया, वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है 6 महीने तक, फिर वो जाकर के हमारे काम का होता है। इसका मतलब समझते हो? मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है जो काम के हो। दूसरी तरफ ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे हैंड्स ऑन लर्निंग है, जहां पे स्कूल से लेकर के कॉलेज तक उनको ऐसा बनाया जाता है उस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कि वो उस लेवल का काम कर सके जो इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद करता है। उनके पास में पहले ही वो 5-10 साल का एज है। बट हमारे पास में क्या स्ट्रेंथ थी पास्ट में, कि हमारे पास में लोग बहुत ज्यादा थे। तो अगर क्वालिटी ऑफ जो टैलेंट है वो अगर इतना अच्छा नहीं भी है तो भी हमने काम चला लिया। कैसे? क्वांटिटी से। ज्यादा लोग रिक्रूट कर लो सस्ते में तो काम चल जाता है। बट अब एआई ने वो पूरा खेल पलट दिया। अब क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है, यानी कि वो काम जो करने के लिए कई महीने लगते थे अब वो कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। कौन बैठ करके कोड लिखता है? कुछ कमांड दो, कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। तो उसके लिए भीड़ क्यों चाहिए? अब तो दिमाग चाहिए, टैलेंट चाहिए। और टैलेंटेड जो लोग होते हैं हमारी कंट्री में, वो तो बाहर भागने के बारे में सोचते हैं। ये ऑलरेडी बाहर है, सेटल हो चुके हैं। जो भी जहां का भी कार्ड होता है वो उनको मिल चुका है, वो तो सब बाहर है या बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। तो अब इंडिया के पास में है क्या? मुझे ये समझाओ, कौन सा एसेट है? गवर्नमेंट हमारी कंट्री को बेटर करने में पैसा लगा नहीं रही है, प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, बाहर का इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अभी तो अगर आप ट्रेंड देखोगे तो जो वीसीज है, प्राइवेट इक्विटीज है, उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट कम करते चले जा रहे हैं स्टार्टअप्स में। तो जब पैसा आ ही नहीं रहा है तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? मार्केट ऊपर जाता है पैसा आने से। तो भी पैसा किसका है मार्केट में? आप लोगों का, जिसकी वजह से मार्केट एक लेवल पर टिका हुआ है। अगर आप लोगों ने भी निकाल लिया तो अब कोई है ही नहीं पैसा डालने के लिए। और चलो किसी ने पैसा डाल भी दिया और एक बिजनेस शुरू कर भी दिया तो कंज्यूमर की जेब में पैसा ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है। जॉब है भी तो इंक्रीमेंट नहीं है, महंगाई तो बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है। और जो खेल चल रहा था वो सारा चल रहा था डेट के ऊपर, और वो ऑलरेडी ओवर लेवरेज्ड है। यानी कि जिसकी पेइंग कैपेसिटी है 2 लाख रुपए, उसने ऑलरेडी 5 लाख का लोन लिया हुआ है और नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी जा सकती है, और लोन उसको मिलेगा नहीं। तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट हम करते नहीं हैं तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे बिकेंगे? कुछ आ रहा है समझ में? सब ऊपर से जा रहा है। बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं।
या ये कह लो आपको नहीं समझा रहा, अपने ही एक ओल्ड सेल्फ को, 25-year-old सेल्फ को समझा रहा हूं, क्योंकि आप तो यहां से निकल करके वही करोगे जो सब कर रहे हैं, वही तंबाकू, वही चूना, रगड़ो और खाओ। सॉफ्टवेयर के लेवल पे, हार्डवेयर के लेवल पे, आईपी के लेवल पे, ब्रांडिंग के लेवल पे, टेल मी वन थिंग, आई एम नॉट सेइंग 100, 200, 1000, एक चीज बता दो जिसके बेस पर आप ये कह सको कि फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। बट आप लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है। आप क्या कह रहे हो, मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाने का मतलब क्या? देखो, दो ही तरीके हैं मार्केट ऊपर कैसे जाता है। या तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तो पी रेशियो उतनी रहेगी, प्रॉफिट बढ़ गया तो जितने परसेंट से प्रॉफिट बढ़ा उतने ही परसेंट से मार्केट बढ़ता रहा। दूसरा तरीका क्या है, और पैसा आ गया चेज करता हुआ मार्केट को, तो पी रेशियो एक्सपैंड हो गई। आज मान लो 20 पे ट्रेड कर रहा है तो वो एक्सपैंड होकर के 30 पे चली गई, तो या तो और पैसा आए, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, कंपनीज के प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं? और माल बेचना पड़ेगा, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो हम इंडिया में बना रहे हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके ना होने से इस दुनिया को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है? या वो काम जो हम यहां पे कर रहे हैं 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके, वो काम 1000 लोगों के साथ में अब नहीं हो सकता है। 1 लाख लोग विद मीडियोकर टैलेंट, या फिर 1000 लोग विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट प्लस एआई, तो वो सब हो सकता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है। तो एडवांटेज रहा क्या? तो अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा उससे आपके माइंड में एक ऐसी पिक्चर बन गई होगी कि सब कुछ ही बहुत नेगेटिव है, सब कुछ ही बहुत खराब है, जबकि ये सच नहीं है। इंडिया के पास में कुछ ऐसा है जो दुनिया में बहुत ही कम कंट्रीज के पास में है। वो क्या है? वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मिंग। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ग्लोबल क्राइसिस आएगी और वो कंट्रीज जो डिपेंड करती है अपना पेट भरने के लिए किसी और कंट्री पे, और वो कंट्री बोलती है कि हम रेट को 10 गुना बढ़ा रहे हैं, तो वो कर क्या सकती है? कुछ भी नहीं। या फिर जब क्राइसिस आएगी तो कंट्रीज पहले अपने लोगों का पेट भरने के बारे में सोचेगी, बाद में एक्सपोर्ट के बारे में सोचेगी। तो एक एडवांटेज है इंडिया के पास में, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। अभी सुनने में उससे बिल्कुल अलग है जैसा आप लोग सोचते हैं, क्योंकि पिछले 20, 30, 50 साल में क्या हुआ है, एग्रीकल्चर पे तो किसी का फोकस है नहीं, फार्मिंग पे किसी का है नहीं। इनफैक्ट उनके भी जो बच्चे हैं वो घुस गए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और जा करके कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो इसकी वैल्यू आने वाले टाइम में कोई एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड नहीं करने वाली है। या तो जैसा है वैसे ही रहेगा, या फिर कम हो जाएगी। क्यों? उसके पीछे रीजन समझ आ रहा है ना? क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप इंडिया को ध्यान से देखो, जो कंजम्पशन स्टोरी है इंडिया की, उसमें एक सबसे बड़ा जो रोल रहा वो था आईटी सर्विसेज कंपनीज का, जिनका रेवेन्यूज आ रहा था एक्सपोर्ट के थ्रू, या अभी भी आ रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, सैलरीज बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गई, और उसका रब ऑफ इफेक्ट आया और इंडस्ट्रीज पे, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर। एक 10 करोड़ का घर कौन आदमी खरीदेगा? सोचो, लगाओ दिमाग। जिसकी सैलरी होगी 20 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना कितने लोगों की है इंडिया में, और किस किस सेक्टर्स में है? तो इसका मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में जो बूम आ रहा है वो किसकी वजह से है? आईटी सेक्टर की वजह से। इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं और बोलते हैं कि मेरी सैलरी 5 लाख रुपए है, क्यों है? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनकी सैलरी 20 लाख रुपए महीना है। अगर वो गए तो ये भी गया। तो रियल एस्टेट सेक्टर किस पे टिका हुआ है? आईटी सेक्टर, और इसके जैसे जो और सेक्टर्स हैं उनके ऊपर। तो इट्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। एक गिरा तो सब गिरते चले जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर भी तो इसी पे टिका है। यानी कि अगर वो इंसान जिसकी की सैलरी है 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना आईटी सेक्टर में, उसकी नौकरी चली गई, तो उसने जो घर फाइनेंस कराया था 20 साल के लिए, जिसको अभी 2 साल हुए फाइनेंस कराए, वो उसकी इंस्टॉलमेंट कहां से देगा? 5 लाख रुपए महीने की ईएमआई, 10 लाख रुपए महीने की ईएमआई कहां से देगा? और मार्केट में नई ओपनिंग्स है नहीं उस सेगमेंट के लिए, क्योंकि जो मिडिल लेयर है ना, इसको निकालने में सबसे ज्यादा फायदा है आईटी कंपनीज का। और यही तरीका है जिससे कि अब स्टॉक मार्केट नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर सकता है। रेवेन्यू तो बढ़ नहीं रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है 5% से, पी मल्टीपल है 20 का, 30 का,
तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट को कैसे बढ़ाओगे? खर्चे कम करो। खर्चे कैसे कम करोगे? वो लोग जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है उनको निकाल दो, जिस पे सब कुछ टिका हुआ है उनको बचा लो, टॉप लेयर को, बॉटम लेयर को बचा लो, क्योंकि उनके आने या जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता। मिडिल लेयर जो है, ये जिनकी सैलरी है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए साल की, इनको निकाल दो और इनकी जगह पे नीचे से ला करके किसी टैलेंट को फिट कर दो। सबसे बढ़िया तरीका है। एक झटके में प्रॉफिट में ग्रोथ दिखेगी 20% 30% और आप लोग खुश हो जाओगे। मार्केट ग्रो कर रहा है, बट कब तक? ये गेम कब तक चलेगी? तो इंडिया के पास में एडवांटेज क्या है? एग्रीकल्चर। तो दिस इज माय प्रेडिक्शन, आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे वापस से एक शिफ्ट आएगा। लोग वापस से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसको बोलते हैं ना फूड, जो जब अबंडेंस में अवेलेबल होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे हवा और पानी। लेकिन अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी है? उससे ज्यादा किसी चीज की वैल्यू नहीं है। तो डिजास्टर के वक्त, वॉर के वक्त, या ऐसे वक्त पे जब चारों तरफ एक डिसऑर्डर होता है पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो होती है बेसिक इसेंशियल्स की, यानी फूड, एयर, वाटर, रिसोर्सेज। डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स की नहीं। डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी में फर्क पता है? डिस्क्रिशनरी मतलब आपकी मर्जी है, खरीदो या ना खरीदो। जैसे अगर पैसा होगा तब आप खरीदोगे ना एक महंगे ब्रांड की शर्ट, नहीं होगा तो सस्ते से काम चला लोगे। पैसा ज्यादा होगा तो महीने में एक बार शॉपिंग करोगे, नहीं होगा तो 6 महीने में एक बार करोगे। ये डिस्क्रिशनरी है। नॉन डिस्क्रिशनरी क्या है? दिन में 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। दिस इज नॉन डिस्क्रिशनरी। तो इंडिया की जो पूरी की पूरी कंजम्पशन स्टोरी है, जो ग्रोथ है, वो टिकी है डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर। दूसरा, इंडिया के पास में बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है? इंडिया के पास में दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड है लोगों के पास में। किन लोगों के पास में? वो लोग जो आज भी हमारा इंडिया का जो कल्चर है उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। यानी इस एरा में सबसे समझदार इन्वेस्टर पता है कौन है? अगर आप मेरे से पूछोगे तो गांव में जो एक हाउसवाइफ है, जैसे ही पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, वो किसान जाता है उस हाउसवाइफ के साथ में और सोने का कुछ खरीद करके ले आता है। उनके पास में क्या है? सोना, चांदी। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ सिल्वर। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बिकॉज जब फिएट करेंसी का जो इल्यूजन है वो टूटता है, तो एंड में जो रियल वेल्थ है वो बची रह जाती है, विच इज गोल्ड एंड सिल्वर। उसकी इंडिया में कोई कमी नहीं है। तो इंडिया इज गोइंग टू बी अ रिच नेशन। बस थोड़ा सा शिफ्ट आएगा। जो अमीर थे वो गरीब हो जाएंगे, जो गरीब थे वो अमीर हो जाएंगे। कौन थे अमीर पिछले कुछ सालों में? आप लोग, व्हाइट कॉलर। आने वाले टाइम में क्या होगा? एज हार्श एज इट मे साउंड, आप लोगों की नीड कम ही होनी है टाइम के साथ साथ, बढ़नी नहीं है। विद द एडवेंट ऑफ एआई, अब वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, you guys will become more and more redundant, useless. तो ये जो छोटा तबका है जिसके बेस पे इंडिया की स्टोरी पूरी दुनिया में चल रही थी, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरना शुरू हो चुका है और अब और तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी। बट जो दूसरा तबका है, ब्लू कॉलर वर्कर्स या किसान, फार्मर्स, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन के एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा जो प्राइसेस बढ़ते हैं जिन चीजों के, वो होता है फूड, राइस, व्हीट, पल्सेस, क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए आपको और आपकी फैमिली को। और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? आज आप गए खरीदने के लिए दाल चावल, वो आ रहा है आपका महीने का मान लो 5,000 रुपए का। जैसे हाइपर इन्फ्लेशन आई तो वो 5,000 का बढ़ करके हो गया 10,000, 20,000, 30,000। तो जब 30,000 रुपए महीने का आपका वहां चला गया और 50,000 रुपए महीने की आपकी सैलरी है, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कहां होगा? डिस्क्रिशनरी छोड़ो, नॉन डिस्क्रिशनरी में आपको 4 बार सोचना पड़ेगा। हर चीज में कटौती होगी। तो ये चीजें ऊपर की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएगी। जो बिजनेसेस इसके बेस पर चल रहे हैं कि लोगों का स्पेंड बढ़ेगा, ये सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? तो इंडिया एज अ कंट्री विल प्रॉस्पर
बट वैसे नहीं जो आपके दिमाग में प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन फीडेड है। न्यू रूल्स, न्यू नॉर्म्स, न्यू नॉर्मल, न्यू सेट ऑफ पीपल, उसके लिए नई स्ट्रैटेजीज बनानी होगी कंपनीज को, क्योंकि जो वेल्थ है वो शिफ्ट हो जाएगी। कंज्यूमर बेस पूरा का पूरा शिफ्ट होने वाला है फ्यूचर में। मेरी ये बातें अभी किसी को समझ नहीं आने वाली आप में से, दैट इज ओके, क्योंकि मैं आप लोगों से बातें नहीं कर रहा, मैं किससे कर रहा हूं? अपने ही एक ओल्ड सेल्फ से। तो जब ये समझ आएगा तो 25 साल की एज में जब मैं बिजनेस करने के बारे में सोचूंगा तो मैं इसको समझ करके फिर मैं देखूंगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं, जिसकी वैल्यू आने वाले 5-10 साल बाद, 20 साल बाद बढ़े, ना कि कम हो। इन चीजों को समझना क्यों जरूरी है, ये समझ आ रहा है? क्योंकि जो भी आप लाइफ में कर रहे हो या नहीं कर रहे, सबका कनेक्शन इन्हीं चीजों से है, बट इसको आप कभी समझते ही नहीं हो। तो आप ये कह रहे हो कि जो एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो किसी गांव में रहता है, वो किसी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ, 1 CR उसके पास आए मिलते हैं जो, तो वो कह रहा है कि मैं गुड़गांव में 100 गज का प्लॉट लूं, या मैं गांव में जहां पे अच्छी फार्मिंग हो सकती है वहां 5 एकड़ लैंड लूं। तो मतलब अभी जो चल रहा है बूम, वो कहते हैं गुड़गांव में 100 गज का प्लॉट ले लो, आप वहाँ पे लैंड मत लो। लेकिन आप अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से जैसे आप सोच रहे हो, अगर हम मैच करें तो आप ये कह रहे हो कि उसको लैंड लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से फूड जो प्रोडक्शन होगा एट द एंड वो बहुत बेनिफिशियल होगा। एग्जैक्टली। प्लस जो फूड प्रोडक्शन होगा दैट इज टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, राइट? मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? प्लस अपनी जमीन आ गई तो आपको खाने की टेंशन नहीं है। आने वाले टाइम में खाने की कॉस्ट बढ़ने वाली है, क्योंकि दिस इज इसेंशियल, दिस इज नॉन डिस्क्रिशनरी। प्लस वहां पर मान लो आपने कुछ गाय भैंसे भी रख ली तो आपका खाने पीने का एक्सपेंस 0 हो गया, प्लस जो सरप्लस आया उसको आपने बेचा, तो वहां से जो कमाई आ रही है वो भी टैक्स फ्री है, जमीन भी आपकी है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहां पे 100 गज के प्लॉट का करोगे क्या? 100 गज का प्लॉट यहां पे आज की रेट में गुड़गांव में आप लेने जाओगे, आपको कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का मिलेगा। 3-4 करोड़ में आपके पास में, अगर यहां से थोड़ा दूर चले जाते हो अपने गांव की तरफ, वहां पर आपको अच्छी खासी जमीन मिल जाएगी, जहां पे अच्छी खासी खेती बाड़ी आप कर सकते हो, अच्छी लाइफ जी सकते हो। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा लोगों को, लोग कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, वो बिल्डर तो कुछ और ही बोल रहा है, ब्रोशर में तो वो कुछ और ही दिखा रहा है कि 3 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ का हो जाएगा, आप ये क्या बातें कर रहे हो? मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, क्योंकि जहां से सेशन शुरू हुआ था, क्वेश्चन ये था कि मैं अपने ओल्ड सेल्फ यानी कि 25 ईयर ओल्ड सेल्फ से बात कर रहा हूं, मैं उसको सोच करके बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूं कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में क्या होने वाला है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है अगले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान किया जाता है। इनफैक्ट मैंने लाइफ में जो भी कुछ किया है वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में किया है और टाइम से पहले किया है। तो मैं फ्यूचर के बेस पे आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि क्या होने वाला है। तो अगर मेरे को खुद को ही एक राय देनी हो, दैट इज माई 25 ईयर ओल्ड सेल्फ, कि भाई अभी क्या करना चाहिए, तो इट्स अ ब्रिलियंट ऑप्शन। फार्मिंग के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो अभी इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो उन तरीकों को हम सीख सकते हैं, क्योंकि अब ये जो दुनिया है ये ओपन हो गई है, प्लस हमारे पास में AI है, तो हम उसको सीख सकते हैं और सीख करके वहां पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं जहां पे क्वालिटी और क्वांटिटी को हम ऑप्टिमाइज कर सके। फिर वो जो हमारी लर्निंग है, वो जो एक्सपर्टीज है, उसको हम और भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर सकते हैं। उसके लिए हमको जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। शुरू में हमने खरीदी थोड़ी सी जमीन, वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम और जगह भी रेप्लिकेट कर सकते हैं पार्टनरशिप मॉडल में। जैसे बहुत सारे किसान कहते हैं कि ये मेरी जमीन है, लेकिन मेरे बच्चे तो सब बाहर चले गए बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी जॉब करने के लिए, वट एवर दैट मीन्स, तो अब मेरे पास में तो ना कोई है यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए, बट जमीन है। आप कहते हो ठीक है, जमीन आपकी, यहां पर जो करना है वो हम देखेंगे, जो प्रॉफिट होगा 50-50। ये चल रहा है ऑलरेडी, ये लोग कर रहे हैं, बट अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वहां से कितना आउटपुट निकाल सकते हो। मतलब कम जमीन से अगर आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो तो ये बिजनेस बहुत स्केलेबल है, बहुत कमाल का बिजनेस मॉडल है ये। इट इज नॉट अ बैड बिजनेस मॉडल। तो ऐसे फ्यूचर को देखना होता है। और मजे की बात क्या है, ये बातें जब टाइम से पहले कोई करता है किसी को समझ नहीं आ रही होती, बट जब ये समय आएगा आने वाले कुछ साल बाद, तो सब यही बातें कर रहे होंगे। तब आप देखोगे यूट्यूब पे एकदम से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये जितने फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये जितने फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिन इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, ये जितने फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब बन जाएंगे एग्री इन्फ्लुएंसर्स क्योंकि वो आपको होगा ही नहीं
आइए हम आपको बताते हैं कि देखो, अगर आप अपने शहर से गांव में आए हैं तो आप किस तरीके से जीरो से इसको शुरू कर सकते हैं। देखो, इंसान है, इसने अपना फ्लैट बेचा वहां पर 5 करोड़ का और यहां पर आकर के खेती बाड़ी किया, आज ये महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा है। तो एकदम से कंटेंट चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदलेगा। कंटेंट चेंज होगा, फिर आप सब एक नई डायरेक्शन में भागने लग जाओगे, क्योंकि सरवाइव तो सबको करना ही है ना, कैसे भी करके। कई बार सर हम ब्रेन ड्रेन को ऐसे देखते हैं कि इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, यूएस में तो खैर मुश्किल हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑल। मैं सोच रहा हूँ कि गांव से लोग शहर पे जा रहे हैं, वो भी एक ब्रेन ड्रेन ही है। एग्जैक्टली क्योंकि उनके पास में कुछ ऐसी नॉलेज है, कुछ ऐसी स्किल है जो बहुत कमाल की है। देखो, इसको ऐसे समझो, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, डिपेंड करता है आप किस टाइम में, किस एरा में हो। जैसे अगर आज से 30 साल पीछे चले जाओ, 40 साल पीछे चले जाओ, और अगर आप उस समय पर फार्मिंग को छोड़ करके अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन टैलेंट कम है, सप्लाई कम है। आज सप्लाई बहुत ज्यादा है, बट जो डिमांड है वो घटती चली जा रही है, सप्लाई बढ़ती चली जा रही है। कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया में, वहां से लाखों बच्चे निकल रहे हैं। क्या इतनी डिमांड है, फिर भी लोग करते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से नहीं टूट जाएगा तब तक लोगों का इल्यूजन टूटेगा ही नहीं। और उसके बेस पे एक और इंडस्ट्री कौन सी चल रही है? कोचिंग की इंडस्ट्री। अब आप देख रहे हो कैसे सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो आईटी सेक्टर में लोगों को इतनी मोटी मोटी सैलरीज मिल रही हैं, उससे क्या क्या कनेक्टेड है। सिर्फ रियल एस्टेट कनेक्टेड नहीं है, कोचिंग इंडस्ट्री भी कनेक्टेड है। अरे जब ये कॉलेजेस से निकल करके जॉब मिलती है 1 करोड़ की, वो बात अलग है, सबकी नहीं लगती है, एक आध की किसी की लगती है, उसको हाईलाइट किया जाता है कि देखो ये बच्चा हमारी कोचिंग से निकला, इस टॉप कॉलेज में गया और इस टॉप कॉलेज में जो सैलरी है वो है 1 करोड़। जबकि सच नहीं है। एवरेज को देखो और मीडियन को देखो, वो कुछ अलग ही पिक्चर वहां पे निकल के आती है। बट ये सारा खेल किससे टिका हुआ है? उस 1 करोड़ के पैकेज से। क्या क्या इसके साथ में जुड़ा हुआ है? $multi-billion कोचिंग इंडस्ट्री। तो जब ये इल्यूजन टूटने लग जाएगा, जब टॉप कॉलेजेस से भी जो बच्चे निकल रहे हैं उनको भी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और जो सेकंड लेवल के, थर्ड लेवल के, फोर्थ लेवल के जो कॉलेजेस हैं उनकी तो बात छोड़ ही दो, तो लोगों का इल्यूजन टूटेगा। तो कोचिंग इंडस्ट्री का क्या होगा? लगाओ दिमाग। तो कोचिंग इंडस्ट्री में और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, जो कि टिकी हुई थी आईटी इंडस्ट्री पे, इन दोनों इंडस्ट्रीज में जिन लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा थी उनका क्या होगा? वो जो खर्चा कर रहे थे और महंगी गाड़ी खरीद रहे थे, महंगे घर खरीद रहे थे, वो भी कम हो जाएगा। तो ये सब एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। बट हम चीजों को कैसे देखते हैं? तोड़ तोड़ करके देखते हैं। इट्स लाइक अ कंप्लीट इकोसिस्टम, इट्स लाइक अ बिग मशीनरी, जिसमें अगर एक जो कोर, उसका जो इंजन है वो खराब होता है तो सब कुछ ही बैठ जाता है। तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, उसका जो इंजन है, दैट इज द बूम इन द आईटी सेक्टर। इसी से सब कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा पड़ा है। ध्यान से देखोगे तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इससे जुड़े हैं, इंप्लॉयमेंट इससे जुड़ा है, सैलरीज इससे जुड़ी है, कोचिंग इससे जुड़ी है, एजुकेशन इससे जुड़ा है, सब कुछ तो इससे जुड़ा हुआ है। और इसका कंपटीशन अब किससे है? एक तो और कंट्रीज से जहां पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जो इंडिया से भी सस्ते में काम करने को तैयार है। ऐसी बहुत सारी आईटी कंपनीज है और कंट्रीज में, वो बात अलग है, आप लोगों को पता नहीं है। दूसरा कंपटीशन किससे है? एआई से। ऐसी कंपनी से जो वही काम करेंगी जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है, बट उनको 1 लाख लोगों की जरूरत नहीं है, वो 100 लोगों से कर सकती है। आई हैव सीन कि अभी है ना, लोगों के इवन रूरल एरिया में भी लोगों के सेविंग अकाउंट्स कम खुल रहे हैं, डीमैट अकाउंट ज़्यादा खुल रहे हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेट कर रहा हूँ कि आपने जैसे बोला कि हमारे लोकल लोगों का इन्फ्लो आ रहा है, बाहर से एफआईआई जा रहा है, तो ये चीज़ भी मैंने देखी है। इवन दो लोग ऐसे भी हैं एफडीआई को ब्रेक करके एसआईपी में पैसे डाल रहे हैं, सिप कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ भी मैंने बहुत देखी है सर, कि मतलब जो बबल आप बोल रहे हो कि क्रिएट हो रहा है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन इंडिया के जो विलेजर्स हैं वहाँ पे भी, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो नए नए अभी बाहर आए हैं, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर इसमें, डीमैट अकाउंट के थ्रू। खासकर अभी कोई बात नहीं, वो लोग आप लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, वो समझ जाएंगे, जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि उनके पास में एंशियंट नॉलेज है, एंशियंट विजडम है। इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, अगर उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन। मतलब जिस तरीके से भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ,
जो पास्ट में जो लोग थे आज से हजारों साल पहले, उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो बहुत ही कमाल की थी। मतलब उन्होंने आज से 5000 साल पहले ही देख लिया था कि अगले हजारों सालों में क्या होने वाला है, कि किस तरीके से फिएट करेंसी आएगी जो गोल्ड से डीलिंक हो जाएगी, और किस तरह से उस फिएट करेंसी का कोलैप्स होगा, और किस तरीके से फाइनेंशियल रीसेट होगा, और कैसे उसके सेंटर में गोल्ड होगा। तो दे न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। और ये विजडम हम लोगों के सबकॉन्शियस में फीडेड है। मतलब इंडिया फ्यूचर में एक्चुअल में सोने की चिड़िया बनने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो गोल्ड है वो इंडिया में है। बस फर्क ये है आप लोगों के पास में नहीं है। आप लोगों के पास में क्या है? आईफोन, वो भी ईएमआई पे। गोल्ड किसके पास में है? जो इंडियन हाउसवाइफ्स हैं रूरल एरियाज में, उनके पास में। तो अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं आज की डेट में, इस सिनेरियो में। उनसे सीखो वाई गोल्ड, ऐसा क्या है उसमें, और ये इंडिया में क्यों है, बाकी पूरी दुनिया में तो कहीं भी नहीं है। टोटल पूरी दुनिया में आज तक हिस्टोरिकली 2,12,000 मेट्रिक टन गोल्ड अभी तक एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है इस प्लैनेट से। उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में है। बाहर तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है। उनसे जाकर के पूछो गोल्ड सिल्वर, वो कहते हैं ये क्या होता है। आई नो अबाउट स्टॉक्स, आई नो अबाउट कंपाउंडिंग, बट हम है ही नकलची बंदर। हर चीज में वेस्ट की नकल करते रहते हैं। तो इसमें भी हमने नकल कर दी, अपनी अकल नहीं लगाई। अरे अपने कल्चर को तो देखो, उसमें कुछ छुपा हुआ है, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। और अगर एक्चुअल में समझना चाहते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उनको देखो जिनको सबसे पहले पता लगता है जब भी कोई चेंज आने वाला होता है उसके बारे में। सबसे पहले किसको पता लगता है? जैसे कहीं अगर मान लो बॉर्डर पे कोई वॉर होने वाली है तो सबसे पहले किसको पता लगता है? आपको, गवर्नमेंट को ना। बाद में वो पब्लिक तक पहुंचता है। ऐसे ही ग्लोबली क्या हो रहा है वो सबसे पहले किसको पता लगता है? गवर्नमेंट्स को। तो वर्ल्ड की सारी जो गवर्नमेंट्स है वो इस वक्त क्या कर रही है? गोल्ड खरीद रही है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? गवर्नमेंट्स गोल्ड खरीद रही है और आप पता नहीं क्या कर रहे हो। गवर्नमेंट मतलब कौन? इनसाइडर्स, जिनको पता है दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। पिछले बहुत सालों से हर साल मोर देन 1000 मेट्रिक टन्स, ये जो कंट्रीज हैं इंडिया, चाइना, पोलैंड और भी बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड में, वो गोल्ड खरीद रही हैं। अपने जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं यानी कि यूएस डॉलर्स, उसको बेच रही है। गोल्ड मतलब फिजिकल गोल्ड, नॉट पेपर गोल्ड। गोल्ड खरीदती चली जा रही है। क्यों? बेच भी तो सकती है। ऐसे सवाल पूछते क्यों नहीं हो? गोल्ड ही क्यों? गोल्ड में ऐसा क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस जब आप पूछने लग जाते हो, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। और गोल्ड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? सिल्वर। अब आप उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करो जो भी मैंने अभी तक वीडियोस अपलोड करी है पिछले कुछ टाइम में। जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछने लग जाओगे तो हो सकता है आप भी वो देख पाओ जो मैं देख रहा हूं, आप भी उस तरह से सोच पाओ जिस तरह से मैं सोच रहा हूं। मैं मतलब कौन? अ 45 ईयर ओल्ड संदीप महेश्वरी, जो बात कर रहा है किससे? अपने 25 ईयर ओल्ड सेल्फ से।